अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ग्रामर वाला। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि जो एनएमडी केट का इंग्लिश पोर्शन आया था 2020 का, ठीक है, तो उसमें जो इंग्लिश पोर्शन था उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, या जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्लस प्रेपोजिशन वगैरह या आर्टिकल्स के जो सेंटेंसेस थे, करेक्शन दी हुई थी, उसको किस तरह से डील किया जाए। तो उनकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसमें हम सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस जो स्टार्ट में दिए गए हैं, मैंने 5 से 6 या 7 सेंटेंसेस वो उठाए हैं। बाकी तकरीबन 10 के करीब सेंटेंसेस रहते हैं, जो कि मैं अगला पोर्शन इस वीडियो का बनाऊंगा, सेकंड पार्ट। उसमें मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। इसकी वजह यह है कि अगर मैं दोनों पोर्शंस को कंटिन्यूसली लेके चलता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और आपको बोरिंग लगने लगती। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस था वो था, वी प्रेफर फ्रूट्स और डैश स्वीट्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रेफर के साथ हमेशा टो लगता है, उसके साथ ओवर, ऑन, फ्रॉम ये चीज़ें नहीं लगती। या देन, बाज़ों का देन भी लगाते हैं, वो नहीं लगते। इसकी वजह यह है कि जो इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर में प्रेफर के साथ ओवर का इस्तेमाल है ही नहीं। ये अनटिल 1940s की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अमेरिकन ने 1940s में पहली बार प्रेफर के साथ ओवर का इस्तेमाल शुरू किया था, लेकिन जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में था ही नहीं। उसके बाद ब्रिटिश इंग्लिश वालों ने 1980s में आके उसको ऐड किया है, जो कि अब तक मानते हैं कि अननेचुरल है, इस चीज़ को आप ऐड नहीं कर सकते। इसलिए जो 1940s से पहले का इंग्लिश लिटरेचर है उसमें प्रेफर के साथ टू इस्तेमाल किया गया है, तो वो आज तक ही टू इस्तेमाल होता है। ये एक चीज़ एब्सोल्यूट है, ठीक है। इसको आप जहन में बिठा दें कि प्रेफर के साथ टू ही लगता है और कोई दूसरा प्रेपोजिशन नहीं लगता। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। और दूसरा, आन जो है वो तो हम सरफेस वगैरह के लिए लगाते हैं, ठीक है, प्लेस सरफेस वगैरह के लिए। ओवर भी सरफेस के लिए लगाते हैं। अच्छा, इन, ओवर, ऑन या दूसरे प्रपोजिशन, फ्रॉम, इन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिस पे आप ये सारा इनका जो कंप्लीट यूजेज है वो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ताकि आपके आगे वाले जो टेस्ट हैं उनमें आपको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, सेकंड सेंटेंस यहाँ पे है, द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। अच्छा, उस टेस्ट में लिखा हुआ है स्पीड टू यू। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है कि ये स्पीड नहीं होगा, ये स्पीक होगा। इसमें सेंटेंस में गलती है, मिस्टेक है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, मींस वर्ब को सब्जेक्ट के साथ सेटिस्फाई करना है। अब बाज़ों का जो अगर हम देखें सारे जो टेस्ट हैं, चाहे वो एनएमडी केट का हो या दूसरे इवन सीएसएस के टेस्ट भी हैं, उनमें जो मिस्टेक्स या करेक्शंस आती है ना, वो सारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आती हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों को मसला है इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ जो वर्ब लगाते हैं वो प्लूरल में लगाते हैं, वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए होगा इसका, कि द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, ठीक है। वांटिंग नहीं होगा, क्योंकि वांटिंग, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनका आईएनजी वर्ब नहीं बनता, ठीक है। तो वांट या लाइक इनका, या लव, जैसे हम बोलते हैं आई एम लविंग, इस तरह से हम नहीं बोल सकते। आई एम वांटिंग, इस तरह से हम नहीं बोल सकते। इन वर्ब्स का जो है आईएनजी वर्ब नहीं बनता, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम बनाना भी चाहें तो उसके लिए हमें कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे कि इज़, एम, आर, वाज, वर, इस तरह के, उनसे कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है वाज वांटिंग। तो उस जो एग्ज़ामिनर है उसने इस चीज़ को दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है, वाज वांटिंग। तो एक बात तो याद रख लें, तकरीबन 8 से 10 वर्ब्स ऐसे हैं जिनका आईएनजी वर्ब नहीं बनता, जिसमें मैंने 2-3 आपको बता दिए। वांट हो गया, लाइक हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, ठीक है। जैसे हम नहीं बोल सकते आई एम हेटिंग यू, आई एम लविंग यू,
इस तरह से हम नहीं बोल सकते आई एम वांटिंग दिस थिंग, ऐसे नहीं बोल सकते। हम इसको हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका ऑप्शन डी है, उसमें वांट लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की रिक्वायरमेंट है कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो वर्ब आपका प्लूरल होगा, वांट्स होना चाहिए, इसलिए डी भी नहीं लगाएंगे, इसका ऑप्शन ए ही होगा। अच्छा, उसके बाद है एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। मीन्स इसमें भी अगर हम देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही है और कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा, जब भी सिंगुलर वर्ब हो तो उसके साथ हम हैज़ लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर सिर्फ नॉलेज होता या सिर्फ विजडम होता तो उसके साथ हम हैज़ लगाते, लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से दो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक नॉलेज है, दूसरा है विजडम, ठीक है। तो इस वजह से जब भी प्लूरल मीन्स दो या दो से ज़्यादा वर्ब्स सब्जेक्ट्स आ जाएं तो उसमें हम हैव लगाते हैं, हैज़ नहीं लगाते, ठीक है बेटा। तो दूसरा आर तो इसमें लगेगा नहीं और इसमें हैड भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल ट्रुथ है, नेचुरल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। यहाँ पे हैव को हम देख के ये नहीं कह सकते कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो आगे मेन वर्ब आएगा उसकी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, इसीलिए हम इसको प्रेजेंट टेंस ही कहेंगे। हैव यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आगे वाला जो पोर्शन है उसमें 4 सेंटेंसेस हैं। उन चारों सेंटेंसेस में एक उनमें से सही है, बाकी जो 3 हैं उनमें मिस्टेक्स हैं, ठीक है। अब वो मिस्टेक्स माइनर सी होती हैं, हम उनको समझेंगे कि ये मिस्टेक्स कैसे होती हैं। अब यहाँ से सबसे पहला है, आई होप दिस लेटर्स फाइंड्स इन द बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो आप नोट कर ही रहे होगे कि यहाँ पे लेटर्स लिखा हुआ है। मैं पिछले ऑप्शन में बता चुका हूँ कि जब भी सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो जाए तो हम जो वर्ब होता है मेन वर्ब उसको सिंगुलर रखते हैं। मीन्स अगर लेटर्स है तो फाइंड होगा, फाइंड्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको अगर थोड़ा पहले देखें, लेटर से पहले दिस लिखा हुआ है, ठीक है। दिस के साथ हमेशा सिंगुलर लगता है तो हम लेटर्स नहीं लिख सकते। इससे हमें पता चलता है कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है बेटा। तो दिस के साथ सिंगुलर ही लगाते हैं, लेटर लगेगा तो लेटर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए में क्या है, आई होप दिस लेटर विल फाइंड यू इन गुड ऑफ हाई स्पिरिट्स। जब भी किसी चीज़ का हम बताते हैं कि जैसे बोलते हैं ना वन ऑफ देम, जैसे हम कहते हैं वन ऑफ देम, तो एक चीज़ अगर सिंगुलर बता रहे हैं तो उसका आगे प्लूरल लगाते हैं, जैसे वन ऑफ देम हम कहते हैं ना, ठीक है। इसी तरह से गुड ऑफ हाई स्पिरिट्स होगा, गुड ऑफ हाई स्पिरिट नहीं होगा, क्योंकि बी वाला ऑप्शन उसने गुड ऑफ हाई स्पिरिट मीन्स बेस्ट ऑफ हाई स्पिरिट लिखा हुआ है, तो इसमें स्पिरिट्स होगा, ठीक है। तो बी वाला इसी वजह से ऑप्शन गलत है, ए वाला सही है। ए वाले में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक नहीं है, प्लस में उसने जो लास्ट एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ है गुड ऑफ हाई स्पिरिट्स, ये लास्ट में उसमें जमा होनी चाहिए प्लूरल, ठीक है, इस वजह से। तो अगले सेंटेंस को देखते हैं। अब यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। 4 सेंटेंस में सबसे पहले तो हम देखेंगे सही वाला जो है, सही वाले में इसने क्या किया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की यहाँ पे भी मिस्टेक थी। गलीवर्स, गलीवर्स भी पढ़ते हैं इसको, बास लोग गुलीवर्स भी पढ़ते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो भी पढ़ें, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हमारी अपनी नहीं है, हम भी किसी और की लैंग्वेज सीख रहे हैं। गलीवर्स ट्रेवल वाज रिटन बाय स्विफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन, थर्ड में है गलीवर्स ट्रेवल्स वाज रिटन बाय स्विफ्ट। अब यहाँ पे ट्रेवल्स लग गया, वो जमा है सब्जेक्ट, ठीक है। जब जब सब्जेक्ट जमा होगा तो उसके साथ वर लगता है, वॉज नहीं लगेगा। इस वजह से हम इसे थर्ड वाले को करेक्ट नहीं कर सकते। और इसी तरह से जो सेकंड वाला है गलीवर्स वाज, वहाँ गलीवर ट्रेवल्स वाज, यहाँ पे तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब एपोस्ट्रॉफी की भी मिस्टेक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी मिस्टेक है,
ठीक है। और फर्स्ट वाला भी ऐसे ही, उसमें जो एपोस्ट्रॉफी है वो नहीं लगाई। गलीवर्स ट्रेवल वाज रिटन बाय स्विफ्ट, अगर ऐसे होता तो सही हो जाता, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। उसके बाद है आर्टिकल्स का यूज़। याद रखिएगा, अम्ब्रेला के साथ हमेशा एन लगता है, उसके साथ ए या द नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि जो आर्टिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं उनका साउंड अगर वॉवल है, जैसे अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला का साउंड वॉवल है, तो जिस भी वर्ड का मीन्स का नाउन का, कॉमन नाउन का अगर साउंड वॉवल होगा तो उसके साथ हम एन लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट आता है उसका साउंड तो उसके साथ ए लगेगा। द का यूजेज ही बिल्कुल अलग है, वो तो डिफाइनिंग आर्टिकल है, उसमें चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती हैं हमें। और उसके बाद है ये कंडीशनल सेंटेंस है एक। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे इसको वाज ही करके आए होंगे। उसकी वजह ये है कि हमने हमेशा पूरी ज़िंदगी ये पढ़ा है कि आई के साथ सिर्फ वाज ही लगता है, सिर्फ वाज ही लगता है, तो इसलिए हम वर्ब पे सोचते ही नहीं हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 4 से 5 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिनका स्ट्रक्चर हमेशा सेम होता है, वो कभी भी तब्दील नहीं होता। और ये कोई ऐसी ख्वाहिश दिखाते हैं, ऐसी कंडीशन दिखाते हैं जो कि शायद पूरी ही ना हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विश आई वर अ मिलियनियर, ठीक है। इसमें एक ऐसी ख्वाहिश दिखाई जो कि पास्ट की थी, ठीक है, जो कि अब पूरी हो नहीं सकती। और इस तरह का कंडीशनल सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा, उसके साथ आई के साथ वर ही लगाते हैं और वाज वगैरह कुछ भी नहीं लगता। कंडीशनल सेंटेंसेस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, उसको आप ज़रूर सुनिएगा। इसकी मिस्टेक आपकी आगे कभी भी नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं उन पे मैं एक कल या परसों एक वीडियो बना दूंगा, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको आगे वाला जो टेस्ट है आपका, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने ग्रामर का एक वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको ज़रूर देखें। उसमें मैंने बिल्कुल ग्रामर का कॉन्सेप्ट, ग्रामर कहाँ से आई, ठीक है, वहाँ से लेकर उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है, जो कि हर रोज़ की बुनियाद पे लेक्चर्स आते हैं। आप उसको एक बार ज़रूर देखें ताकि आपकी ग्रामर के मसले हल हो जाएं, ताकि ये 20 से 25 मार्क्स जो आपके इंग्लिश के हैं इसको आप कॉन्फिडेंटली गेन कर सकें। अल्लाह आपको कामयाब करे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।